नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, चारों तरफ एक विषय की चर्चा हो रही है, वो है कृषि बिल। लेकिन जो चर्चा कर रहे हैं उसमें से कितनों को पता है कि कृषि बिल है क्या? उसकी बेसिक जानकारी कितनों के पास है? तो मैं उस विषय पे नहीं जा रहा कि कौन इसके अगेंस्ट में बोल रहा है और कौन इसके फेवर में बोल रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानना चाहता हूँ, या मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि जो जिस तरफ भी बोल रहा हूँ उसको अपना जो स्टैंड है वो क्लियर होना चाहिए, उसको अपना पता होना चाहिए कि मैं किस विषय पे बोल रहा हूँ और उसके पीछे के प्रोविजंस क्या है। तो मैं ये कृषि बिल को एक आसान शब्दों में मेरी जो व्याख्या है, जो मैंने पढ़ के समझा, उसको साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 बिल आए हैं। सबसे पहले तो जो बोल रहे हैं फेवर या अगेंस्ट में, उनको पता होना चाहिए कि तीनों बिल है क्या, उनके नाम क्या है। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसके मेन प्रोविजंस क्या है कि किसानों को मंडी के बाहर भी अपना अनाज है वो बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म इस एक्ट में प्रोविज़न डाला है कि बनाया जाएगा। किसान का एक राज्य से दूसरे राज्य में भी और अपने राज्य में भी व्यापार करने की, यानी कृषि से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनका व्यापार करने की स्वतंत्रता रहेगी। किसान का जो मार्केटिंग का जो एक्सपेंस है या फिर जो भाड़े का जो एक्सपेंसेस है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए एक व्यवस्था तैयार की जाएगी। ये क्या होता है, एक्ट बन होता है, उसके अंदर जो बाहर का ढांचा बता दिया जाता है, फिर उसके रूल्स फ्रेम होते हैं, उस रूल्स में बताया जाता है कि ये काम होगा कैसे। इस एक एक्ट के जो मेन पॉइंट्स है वो ये है। इन्हीं प्रोविजंस को फिर डिटेल्ड में जो बनाया जाता है वो स्टेट्स को पावर दी जाती है, राज्यों को, कि राज्य इसके ऊपर रूल बनाए। वो रूल इधर से अप्रूव होते हैं, फिर वो एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसमें कुछ पॉइंट क्या क्या है। किसान जो है वो दूसरे व्यापारी, निर्यातक हो, खुदरा व्यापारी, ये जो है इन सब के साथ अपनी फसल का जो उपज होगी ना, उससे पहले ही एक एग्रीमेंट कर लेगा कि भाई मेरी ये फसल है, मैं इस रेट में हमें बेचनी है। वो म्यूचुअली जिस रेट पे एग्री हो गए वो पहले ही एग्रीमेंट हो गया। अब चाहे कैसा ही सिनेरियो रहे, चाहे उस फसल की रेट उस समय जब अनाज निकले तब उसकी रेट कुछ भी हो, लेकिन उसने अपने आप को सिक्योर कर लिया है। ऐसा प्रोविज़न इस एक्ट में तैयार हो रहा है। और इससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो होगा मार्जिनल है, जो छोटे किसान हैं। छोटे किसान मतलब जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। और ये ध्यान में रहना ज़रूरी है कि भारत में जो टोटल किसान है उसमें से 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। शायद उनमें से मेरा भी एक नाम है, मेरे परिवार का। फिर बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता खत्म हो जाती है जब आपने पहले एग्रीमेंट कर लिया, जब आपने सब कुछ पहले से आपका फिक्स है। तो बाद में वो रेट आपकी 6,000 की रेट है, मान लीजिए वो 4,000 आ जाती है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका माल 6,000 में ही बिकेगा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट कर लिया है। ये प्रोटेक्शन आपने पहले ही कर लिया, अपने आप को शील्ड कर लिया है ना। इसमें है कि बिचौलियों की मध्यस्थता के बिना भी आप सामान, मतलब अपना अनाज है वो बेच सकते हैं। तो एक ऑब्वियस बात है कि बीच में अगर बिचौलिया है तो उसका 1%, 2%, 5%, 7% जो भी है वो ऑटोमेटिकली आपको बच रहा है। और दूसरा, इसका अगर मान लीजिए विवाद होता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन के लिए इन्होंने रिड्रेशल फॉर्म का जो सिस्टम बनाया है, आर्बिट्रेशन, और उसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक के हिसाब से, ताकि ऐसा कुछ हो तो उसका भी तुरंत उपाय हो। 2 एक्ट। तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट। ये एसेंशियल कमोडिटीज़ यानी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है। जो ऐसी वस्तुएं होती है जो सरकार को लगता है ये अभी आवश्यक वस्तु, यानी उसका फ्रीली ट्रेड नहीं हो सकता, हर कहीं नहीं बेचा जा सकता, या उसका स्टॉक नहीं किया जा सकता हर कहीं। हो सकता है ना कि वो बहुत ज़रूरी वाली चीज़ है, जैसे अभी लॉकडाउन में हमने देखा जो अपने खाने पीने के सामान तो उनको इस लिस्ट में डाला गया ताकि लोग उसका स्टॉक करके ना रख ले।
क्योंकि ज़रूरत होगी लोगों को, और वो ज़रूरत के समय दुकानदारों ने या बड़े किसी व्यापारियों ने स्टॉक कर लिया तो वो दिक्कत होगी। और किसान भी अपनी चीज़ें, मान लीजिए कहीं ऐसा है कोई अपने पास भी स्टॉक कर, कोई भी अपने पास स्टॉक ज़्यादा ना करे, इसके लिए उसको इसमें डाल दिया जाता है। अब उसमें से जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे दाल है, दलहन है, प्याज है, आलू है, इन चीज़ों को उस सूची से बाहर कर दिया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम वाली जो आवश्यक वस्तुओं की जो सूची है उसमें नहीं रखा जाएगा। केवल एक ही एक्सेप्शन है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है तो इसमें उस सूची में वापस डाला जाएगा। और इससे होगा क्या कि इससे ऐसा होने पे बाहरी इन्वेस्टमेंट, एफडीआई है या फिर प्राइवेट सेक्टर से, वो भी इसके अंदर आएंगे। और जो हो सकता है इसी बात के ऊपर विवाद कर रहे हो कि वो आएंगे तो दिक्कत होगी, तो उनको 1991 भी याद करना पड़ेगा, जब अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर, तब एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो लेकर आए थे, यानी ओपन मार्केट कर दिया था। जो पॉलिटिकली तो बाउंड्रीज़ है आपके नेशंस के बीच में, लेकिन व्यापार की दृष्टि से आपके बीच में बाउंड्रीज़ नहीं है, एफडीआई को अलाउ करना, वो सब करना। तो जब हम उसको रिवॉल्यूशनरी मानते हैं, जब उनको मानते हैं कि वो कदम था बहुत अच्छा था, तो ये वैसा ही कदम है जो कृषि सेक्टर में आना है। और तीसरा जो है कि कीमतों में स्थिरता आएगी। एसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं है, बाहर है, फ्रीली ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा सा कीमतों में स्थिरता आएगी। ये तीनों एक्ट जो है, तीनों बिल हैं, उनके क्रक्स है। अब है कि किसानों के मन में डर क्या है, उनका संदेह क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ कन्फ्यूज़न है। हालांकि एक वाद विवाद का विषय भी है कि एक्चुअल में कितने किसान हैं जिनको परेशानी है और एक्चुअल में कौन दूसरे हैं जिनको परेशानी, वो अलग अलग आपके अपने अपने मत के अनुसार हो सकता है। लेकिन इसमें है क्या, एक विषय था जो था, गवर्नमेंट ने वर्बली बोला था कि एमएसपी के ऊपर सामान जो अभी अनाज परचेज कर रहे हैं वैसे परचेज करते रहेंगे। तो एक विषय उनका पॉइंट था कि ये वर्बली नहीं, रिटर्न में होना चाहिए। तो अभी 3-4 दिन पहले जो मीटिंग हुई किसानों की और कृषि मंत्री की, तो उसमें उन्होंने ये कह दिया कि हम ये रिटर्न में भी डाल देंगे कि जो एमएसपी वाला प्रोविज़न है वो एग्जैक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। तो एक बात, ये जो उनका विषय था वो ठीक हो गया। दूसरा उनका था कि मंडी खत्म हो जाएगी, राज्य सरकार को होने वाले राजस्व का नुकसान होगा। यहाँ ये चीज़ समझने वाली है कि अगर हम तीनों एक्ट को पढ़ेंगे, आप आराम से पढ़िए, तीनों एक्ट को पढ़ेंगे तो कहीं भी एक भी ऐसा प्रोविज़न आपको नहीं दिखेगा जो लिख रहा है कि जो एग्जिस्टिंग मंडी प्रोविजंस है वो हट जाएगा, एपीएमसी का एग्जैक्ट वहाँ पे ऑलरेडी है। ऐसा कहीं नहीं है कि आपके मंडी वाला प्रोविज़न हट जाएगा। हाँ, बिचौलियों का ऑलरेडी है कि थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट, मुझे कहीं ऑप्शन मिल रहा होगा, जब मुझे प्राइस अच्छी मिल रही होगी तो मैं डायरेक्ट भी बेचूंगा। ज़रूरी नहीं ना मैं हर ट्रांजैक्शन में किसी बिचौलिए को रखूं, उन पे ज़रूर असर होने वाला है। अब ये जो क्लैरिफिकेशंस है कुछ गवर्नमेंट ने कुछ दिए हैं, जैसे डाउट है प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल स्टॉप, एमएसपी बंद हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि एमएसपी बंद नहीं होगी। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है अगले साल 2021-22 की एमएसपी, आप गूगल कीजिए, गेहूं की एमएसपी और इन सब की एमएसपी ऑलरेडी गवर्नमेंट तो अनाउंस भी कर चुकी है। तो एमएसपी बंद नहीं होने वाली है, वो वैसे ही रहेगी। और वो कह रहे हैं मंडी के बाहर होगा तो मंडियां बंद हो जाएगी, काम मंडी के अंदर भी होगा, बाहर भी होगा। एक केवल ऑप्शन ऐड हुआ है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑप्शन है उसको बंद नहीं किया गया है। और तीसरा है कि जो ई नाम जो पोर्टल है उसका क्या होगा, तो वो पोर्टल चलता रहेगा, उस पर काम जैसा होना है वैसा होता रहेगा। ये उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया अपना स्टैंड। आप ऊपर देख सकते हैं pib.gov.in, ये वेबसाइट है, वहीं से उठाया हुआ डेटा है। दूसरे एक एक्ट में ये था कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अंडर कॉन्ट्रैक्ट हो तो फार्मर थोड़ा सा उसमें वीक रहेगा, उसके ऊपर प्रेशर रहेगा प्राइस का। ऐसा कहीं नहीं है। हम कोई भी ट्रांजैक्शन, एक सामान्य किसान भी अगर शहर से कोई भी चीज़ भी लेता है तो ऐसा नहीं है ना कि उस सामने वाला जैसा कहेगा उसी पे कर देता है, वो अपने हिसाब से भी सोचता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो किसी दबाव के अंदर ही रहेगा हमेशा। दूसरा है कि डिस्प्यूट होगा तो बड़ी कंपनीज को फ़ायदा होगा। देखिए, दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखते हो, या फिर आपने मन में एक क्लियर कर लिया कि नहीं ऐसा ही होगा,
क्योंकि न्यायपालिका में विश्वास है तो मेरे ख्याल से अगर न्यायपालिका में विश्वास है तो फिर ये नहीं हो सकता ना, ये बड़ा है तो इसको न्याय अलग तरीके से मिलेगा, छोटा है इसको अलग मिलेगा। और अगर है तो फिर वहाँ भी रिफॉर्म की डिमांड कीजिए। और तीसरा इधर दिख रहा है, गवर्नमेंट ने क्लियर कहा था कि जो एमएसपी एग्जैक्ट जैसी है वैसी रहेगी, हम अभी कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी एमएसपी जो चली आ रही है उसी हिसाब से रहेगी, और ये रिटर्न में देने को भी वो तैयार है। ये जो एक्ट्स हैं आप एक बार पढ़िए, कोई बड़े नहीं, एक 8 पेज का है, एक 2 पेज का है, एक 2-3 पेज ऐसा है। अब कुछ चीज़ें हैं जो मेरी तरफ से कि हमें जागरूक तो बनना ही है, और असली अन्नदाता है, असली किसान है, उसको पहचानना है। दूसरा, कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि किसान वाले विषय से ज़्यादा हिंदू वर्सेज सिख करने का जो एक प्रयास है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उस चीज़ को समझ के उसके सामने खड़ा होना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास होते हैं भाई, बोले वाले किसान कुछ लाए साथ में, और कुछ दूसरी ताकतें होती है जो उसके अंदर घुस जाती है, और जो असली चीज़ होती है वो उनका लक्ष्य दूसरा होता है, तो उनको अपने को ध्यान रखना है। अब असली किसान है उनकी बात तो सुनिए, और कोई कंसर्न है तो उसको भी सुनिए, कोई प्रोविज़न है तो उसको पढ़िए, कुछ उसमें सॉल्यूशन दिखता है तो देखिए, कोई और कुछ आपको लगता है कि ये गलत है तो उस पर आवाज़ भी उठाइए, चलेगा। लेकिन जो बालकनी में गमलों में गोभी उगा के जो किसान बने हुए हैं, या जिन्होंने किसानी के नाम पे अखबार में 2 दिन पढ़ा है अभी सोशल मीडिया पे, या जिन्होंने किसानी के नाम पे 4 दिन कहीं घूम के आ गए हैं और हरे खेत देख लिए, जिनको लगता है कि हम हाँ एग्रीकल्चर को समझने लगे हैं, हम किसान को समझने लगे हैं, उनके लिए हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। जो एक्चुअल किसान है उसकी स्थिति, उसी सिनेरियो में रहने वाला या उस सिनेरियो को किसी ने जिया है वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो असली चीज़ सब तक पहुंचाइए और पढ़िए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप पढ़िए। उसके बाद आपको जो लगता है कि हाँ ये ठीक है, उसका साथ दीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।